तो आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीसीसी निकेतन पे। और वो रिवीजन सेशन को हम आगे लेकर के चलते हैं और आज हम हैं 5वां चैप्टर की ओर, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। यहाँ से क्वेश्चन का पॉसिबिलिटी कम बनता है, तो उसी के अनुसार से हम इस पर टाइमिंग देंगे और उसी के अनुसार से इसको थोड़ा सा तेजी से निकालेंगे। तो इससे 2 क्वेश्चन लॉन्ग का पॉसिबिलिटी बनता है, 2-4 ऑब्जेक्टिव है, तो देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था और आजीविका चैप्टर का थोड़ा सा जान लेते हैं। स्टार्टिंग में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कुछ पश्चिमी देशों में तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में बदलाव आया। यही चैप्टर नंबर 1 में हम इसके बारे में बात किए थे। सांस्कृतिक बदलाव आया, उसी का नाम दिया गया क्या? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण काल के बाद ही होती है शुरुआत किस चीज का? औद्योगिकरण युग का। और औद्योगिकरण युग की शुरुआत होता है तो तकनीकी परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है, आर्थिक परिवर्तन होता है, सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। और यही सामाजिक आर्थिक परिवर्तन जो है अर्थव्यवस्था और आजीविका को दोनों को प्रभावित करता है। वो किस प्रकार से प्रभावित करता है, आइए आगे कुछ बिंदुओं के माध्यम से चर्चा करते हैं। पूरा यूरोप, अब देखिए, परंतु यूरोप में उद्योग की स्थापना से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पाद होने लगा था। ठीक है, उद्योग की स्थापना के लिए से पहले ही बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पाद धीरे धीरे आने लगा। और क्या होता है? उत्पादन, मानव श्रम और लघु और कुटीर उद्योग और ये छोटे छोटे उद्योग थे वो विलुप्त होने लगते हैं। और एक 2 नया वर्ग का जन्म होगा, एक पूंजीपति वर्ग और एक मजदूर वर्ग। और वहीं से फिर आंदोलन शुरू होगा, मजदूर आंदोलन, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, औद्योगिकरण क्या था? औद्योगिकरण अगर डिफिनीशन के तौर पर आता है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि औद्योगिकरण वह युग है जिस दौरान हाथों से बनने वाले वस्तुओं का स्थान मशीनों ने ले लिया और वस्तुओं के उत्पादन में काफ़ी तेजी देखने को मिलती है, काफ़ी वृद्धि हो जाती है। और वही युग औद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है ना। मतलब लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की जगह बड़े बड़े उद्योग की स्थापना होने लगी और वस्तुओं के उत्पादन में काफ़ी तेजी आ जाता है और उस युग को औद्योगिकरण युग कहा जाता है। और औद्योगिकरण के कारण क्या थे? तो तकनीकी व वैज्ञानिक क्षेत्र में व्यापक विकास और नए आविष्कार, जैसे वाष्प इंजन का खोज हो चुका था, फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी, और ये कुछ मतलब मशीनीकरण ढांचा का खोज हो चुका था। वाष्प इंजन के माध्यम से मशीन को, टरबाइन को चलाया जाता था। टरबाइन किसी भी चीज को घुमा सकता है, मतलब सूत काटने में आसानी होता था। ये फ्लाइंग शटल उसी सूत काटने वाला मशीन है। स्पिनिंग जेनी ये भी उसी प्रकार का मशीन है। अनुकूल भौगोलिक स्थिति, जैसे समुद्र तट जो सस्ता आयात परिवहन सुविधा उपलब्ध कराता था। समुद्र तट, पानी के माध्यम से, पानी जल जो है सबसे सस्ता परिवहन और सुगम परिवहन, सुगम नहीं है, सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। उसमें फ्रिक्शन सबसे कम लगता है। फ्रिक्शन कम लगने के कारण ईंधन की खपत कम होती है और काफी कम लागत में एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंच जाता है। ठीक है, कृषि क्रांति से छोटे कृषक स्वतंत्र मजदूर में परिवर्तित हो गए, जिससे सस्ता श्रम उपलब्ध हो गया। मतलब लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के मालिक गरीब हो जाते हैं। विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य का होना जो उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार उपलब्ध कराता। औपनिवेशीकरण, भारत का उपनिवेश बना लिया था कौन? ब्रिटेन। और यहाँ से कच्चे माल ले जाता था और ला करके यहीं बेचता था। उद्योग की एक जरूरत ये होती है कि कच्चे माल की आपूर्ति उसको इजिली हो जाए और बाजार इजिली मिल जाए। तो भारत कच्चे माल की आपूर्ति भी कर देता था उसको और बाजार भी प्रोवाइड करके दे देता था। तो ये हो जाता है औपनिवेशिक समाज का एक तेजी से वृद्धि हो जाता है औद्योगिकरण। लोहा, कोयला तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे और ये विश्व के लगभग सभी जगह उपलब्ध है, कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है। ठीक है, उद्योग के लिए पर्याप्त पूंजी भी उपलब्ध था जो भारत से लूट करके यूरोप वाले ले गया था और वहीं से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। तो भारतीय पूंजी पर ही हुआ था। संचार एवं परिवहन की सुविधा का विकास हो चुका था। सरकार द्वारा स्वतंत्र व्यापार और हस्तक्षेप की नीति, कुछ नीतियों का पालन किया जाता था व्यापार को बढ़ाने के लिए। ठीक है, बाड़बंदी प्रथा क्या था? एक बार सिर्फ इसके बारे में पढ़ लेंगे, ज्यादा नहीं, है ना। तो औद्योगिकरण के कारण जो है वो आता है एग्जाम में कि औद्योगिकरण क्या है। तो औद्योगिकरण हम डिफिनीशन देख लिए थे। औद्योगिकरण के कारण क्या था? तो औद्योगिकरण के कारण सबसे पहले आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब आवश्यकता पड़ती है तो हमको कोई भी चीज, आवश्यकता जब पड़ती है तभी ना हम जुगाड़ लगाते हैं। तो वही आवश्यकता आविष्कार की जननी औद्योगिकरण का सबसे पहला कारण हो जाएगा। और औद्योगिकरण का दूसरा कारण में हो जाएगा कि सस्ते श्रम की आपूर्ति हो जाएगा और अन्य कारण में हो जाएगा फिर नए नए मशीनों का आविष्कार हो जाएगा, वाष्प इंजन का आविष्कार हो जाएगा और भी उसके साथ ही साथ सरकारी नीतियां भी कुछ थी और उसके बाद औपनिवेशीकरण के युग था। तो ये सब औद्योगिकरण का कुछ कारण हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
क्या बोल रहे थे? बाड़बंदी प्रथा। 18वीं सदी में बाड़बंदी प्रथा का आशय इंग्लैंड में भूमि के उस टुकड़े से था जिसके चारों ओर बाड़ लगा दी जाती थी, है ना। इससे इंग्लैंड में खुले खेत होते थे, इस खेत पर सामुदायिक स्वामित्व होता था, परंतु बाड़बंदी प्रथा के बाद इन जमीन को बड़े किसानों के स्वामित्व स्थापित हो जाता था। इससे छोटे किसान भूमिहीन मजदूर बन जाते थे और आजीविका उपार्जन के लिए उद्योग में मजदूरी करने। मतलब ये बताना चाह रहा है कि बाड़बंदी प्रथा एक ऐसी व्यवस्था थी जो किसानों को भूमि मतलब समृद्ध किसानों के जिनके पास काफी जमीन होता था वो खेत को क्या करते थे, चारों तरफ से घेर देते थे और छोटे किसान से लेकर के वो खेत को घेर देते थे। वही हो गया बाड़बंदी और उसमें मजदूर के रूप में उन्हीं से काम कराया जाता था। ठीक है, एक नया वर्ग का जन्म होता है, शोषणकारी मामला को जन्म देता है। ये भी गुमास्ता क्या है, ये भी उसी प्रकार का है। अंग्रेज व्यापारी को माल बेचने वाले बुनकर को अन्न खरीद के साथ कारोबार करने की मनाही थी। चलिए ये दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। मनाही थी, इसके लिए उन्होंने पेशनी दी जाती थी। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्ज दे दिया जाता था। जो कर्ज लेते थे उन्हें अपना बोया हुआ कपड़ा गुमशुदा को ही देना पड़ता था। गुमशुदा वेतनभोगी कर्मचारी होते थे जो बुनकर पर निगरानी रखते थे और माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करते। अब देखिए ये कुछ नहीं है, जिस प्रकार से भारत में ये था ना जमींदारी नहीं, जमींदारी के अलावा एक और जो साहूकार जो सबको ऋण प्रदान करता था, वो ऋण किस लिए प्रदान करता था? देखता था क्योंकि ऋण के पैसे पर ही वो जीता था, ब्याज के पैसे पर। तो वो क्या करता था, या फिर व्यापारी वगैरह, जब व्यापारी पैसा उधार देता था कृषक को तो कहता था सामान हम ही को यहाँ बेचो। जब उसके यहाँ सामान बेचता था तो काफी कम दामों में खरीदता था। इसी प्रकार का कुछ व्यवस्था यहाँ ही है, उससे थोड़ा मिलता जुलता हुआ थोड़ा सा। ठीक है, निरुद्योगीकरण क्या है, ये भी एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं मतलब शॉर्ट क्वेश्चन देता है 2 नंबर का, तो थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, निरुद्योगीकरण देखिए, औद्योगिकरण मतलब उद्योग की स्थापना, निरुद्योगीकरण मतलब उद्योग का पतन, उद्योग का विनाश। बस एकदम सिंपल पॉइंट है। देखिए कोई भी क्वेश्चन का एक कोर पॉइंट होता है, वो कोर पॉइंट पर अगर आप फोकस करेंगे तो इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो निरुद्योगीकरण 1805 के बाद जब भारत में कारखाने की स्थापना हुई तो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, शिल्पकार, काश्तकार में कमी होने लगी, है ना। कच्चे माल खरीद के लिए अब उन्हें मनमानी कीमत चुकानी पड़ती थी, अतः शिल्पकार एवं कारीगर खेती करने को मजबूर हो गए। मतलब क्या हो रहा है, शिल्पकार और छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के मालिक जो थे उनका रोजगार छीन रहा है, तो उद्योग का क्या हो रहा है, धीरे धीरे पतन हो रहा है। यही तो है निरुद्योगीकरण। ठीक है, और क्या था, उद्योग की स्थापना के बाद उन लोगों ने उद्योग में मजदूरी की और नौकरी मिलने लगी, है ना। बड़े बड़े उद्योग की स्थापना हुई, उसमें वो नौकरी करने लगे, उनको मजदूरी मिलने लगी। मतलब छोटे छोटे जो पहले लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के मालिक थे अब वो मजदूर बन चुके थे। इस तरह एक तरफ औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है तो दूसरी तरफ कुटीर उद्योग बंद हो जाता है। एक तरफ औद्योगिकरण बड़े बड़े मशीन का निर्माण कर रहा था, बड़े बड़े क्षेत्र में बड़ा बड़ा प्लांट स्थापित कर रहा था, दूसरी तरफ लघु उद्योग, कुटीर उद्योग का रोजगार छीनता जा रहा था। और वही लघु उद्योग, कुटीर उद्योग का जो रोजगार छीनता जा रहा था, वो लघु उद्योग समाप्त हो जाता था, उसी को बोल रहे थे निरुद्योगीकरण। ठीक है, भारतीय इतिहासकार ने इसे भारत में उद्योग के लिए निरुद्योगीकरण की संज्ञा दी, है ना। भारतीय इतिहासकार इसको निरुद्योगीकरण की संज्ञा दी क्योंकि भारत में ब्रिटिश का शासन था और ब्रिटिश की साम्राज्यवादी नीति ऐसी थी कि भारत को हर तरीके से पंगु बना देना है ना। वो सिर्फ अपना फायदा के लिए कार्य करता था ब्रिटिश, अपने अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए, अपने यूरोपियंस के लाभ के लिए। भारतीयों से उसका कोई लेना देना नहीं था। अब देखिए यहाँ से कुछ स्थापना हुआ फैक्ट्री का और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, सब्जेक्टिव नहीं, तो बस देखते चलेंगे। ठीक है, बंगाल में द्वारिकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया और उन्हें उद्योग निवेश करने लगे थे। यहाँ कोई कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, 1830 से 40 के दशक में 10 साल में 6 संयुक्त उद्यम कंपनी लगी थी और सूती वस्त्र का पहला आधुनिक कारखाना 1818 में फ्रैंकफर्ट ग्लास्टर कलकत्ता में लगाया गया था। प्रथम सूती वस्त्र का कारखाना कहाँ लगा था, कलकत्ता में, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। ये पॉइंट याद करना है। ठीक है, प्रथम सूती वस्त्र का कारखाना कहाँ लगा था, कलकत्ता में। ठीक है, 1854 में फारसी व्यापारी कावसजी नानाजी डावर मुंबई में देश की पहली सफल सूती कपड़ा, ये असफल हो जाता है। 1818 में लगता है कपड़ा मिल कलकत्ता में, वो असफल हो जाता है, परंतु नानाजी डावर लगाते हैं 1854 में, वो सफल होता है ना। इस मिल में 1856 में उत्पादन प्रारंभ होता है, लगाते हैं 1854 में, 2 साल के बाद उत्पादन प्रारंभ होता है। तो प्रथम सफल उद्योग की स्थापना कहाँ होता है,
मुंबई में दादाजी हाँ फारसी व्यापारी का नानाजी डावर के द्वारा स्थापना होता है। ठीक है, ये 1856 में स्थापना होता है और 56 में उत्पादन शुरू करता है। और प्रथम कारखाना की स्थापना 1818 में हुआ था, लेकिन ये उत्पादन नहीं दे रहा था, सफल नहीं हो पाया था, असफल हो गया था। और सफल उद्योग की स्थापना, कपड़ा उद्योग की स्थापना 1854 में। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, काफी इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं। आगे देखते चलेंगे। देश का पहला जूट मिल कलकत्ता के निकट रिसरा में 1855 में लगाया गया था, है ना। बस इसके बाद अहमदाबाद में पहली कपड़ा मिल भी चालू हो गई थी, ये कुछ खास नहीं, पहले देख लिए। ये भी नहीं। सूती मिल 1844, ये भी नहीं। हाँ, फिर देख लेंगे 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगने लगी, जो मारवाड़ी व्यापारी ने हुकुमचंद्र थे। ठीक है, 1917 में देश की पहली कलकत्ता में जूट की मिल लगने लगी और इसके स्थापना जो किए थे उनका नाम याद कर लेना है, मारवाड़ी हुकुमचंद जी। ठीक है, अगला में लिमिटेड कंपनी बिरला ब्रदर्स की स्थापना होती है 1918 में, और ग्वालियर में जियाजी राव सूती कारखाने की स्थापना होती है। तो बिरला ब्रदर्स का डेट याद रह गया तो अच्छी बात, ऐसे ये भी इंपॉर्टेंट नहीं रखता उतना। हाँ, ये जमशेद जी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर झारखंड में 1907 में स्थापना होता है। इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पर बहुत बार देखा गया एग्जाम में, और ये उम्मीद करेंगे कि आप लोग याद कर लेंगे। तो हम 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मुख्य रूप से देखे हैं। पहला हम किसके बारे में बात किए थे? सूती मिल की स्थापना। सूती मिल की स्थापना सर्वप्रथम 1818 में होती है कलकत्ता में, लेकिन वो असफल हो जाती है। फिर 1854 में बम्बई में होता है, ये नानाजी डावर के द्वारा। ठीक है, तो 1854 वाला डेट याद रखना है कि सफल स्थापना हुआ था मुंबई में, लेकिन प्रथम बार स्थापना 1818 में। ठीक है, तो वही से एक ही ऑब्जेक्टिव अभी बना है, अभी ज़्यादा कुछ है नहीं। एक जमशेद जी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में जमशेदपुर झारखंड में, एक ये हो जाएगा। फिर भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना, भिलाई कहाँ है सिर्फ लोकेशन याद कर लेना, कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना पश्चिम बंगाल में है दुर्गापुर, और फिर राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है? उड़ीसा में है। तो इसका जगह का नाम याद रख लेना और कुछ नहीं। कोयला उद्योग के प्रारंभ 1814 में खुदाई प्रारंभ होता है, पश्चिम बंगाल के धानीगंज से स्टार्ट होता है। ठीक है, रेलवे की शुरुआत होने के बाद उद्योग का विकास तीव्र हो जाता है, और 3 उद्योग, कागज उद्योग, केमिकल उद्योग, चीनी उद्योग स्थापित हुई थी। भारत में मशीनरी उद्योग की स्थापना, हालांकि ब्रिटिश जब तक रहता है वो मशीनरी उद्योग की स्थापना कुछ खास होती नहीं है, परंतु ये उपभोक्ता आधारित उद्योग काफ़ी स्थापित होता है। उपभोक्ता आधारित उद्योग मतलब दैनिक आवश्यकता की चीज़ का, जैसे खाने पीने का सामान हो गया, कपड़ा हो गया, कपड़ा केमिकल फैक्ट्री हो गया, तो ये सब उपभोक्ता आधारित ये उद्योग है, उसकी स्थापना ज़्यादा देखने को मिलता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी सिर्फ एक मशीनरी उद्योग की स्थापना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। औद्योगिकरण के अब परिणाम क्या होगा? औद्योगिकरण देख लिए थे, औद्योगिकरण के कारण देख लिए थे, अब औद्योगिकरण के परिणाम क्या होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, नए व्यापारिक मार्गों का विकास होगा, नए नए समुद्री व्यापार मार्ग का विकास होता है, इधर स्वेज नहर खुलता है, उधर पनामा नहर खुलता है, ये सब औद्योगिकरण का कारण था। कुटीर उद्योग का विनाश एवं इससे संबंधित शहर के पतन, और ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत जैसे शहर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, लघु उद्योग कुटीर उद्योग समाप्त हो गया, तो लघु उद्योग कुटीर उद्योग का जहां हब था, जहां उसके व्यापारी रहते थे, जहां उसके कारीगर और शिल्पकार रहते थे, वो शहर धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ जाता है, जिसमें मुर्शिदाबाद, ढाका और सूरत का नाम आता है। उत्पादन में वृद्धि से वस्तुओं की जबरदस्त उपलब्धता बढ़ती है। अब जब मशीन से वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा था तो वस्तु काफ़ी सस्ता हो जाता है हाथ वाले के रिस्पेक्ट में। इस कारण लोग जो हाथ से बना हुआ वस्तु रहता है वो महंगा होता है, वो खरीदते नहीं है, और जो मशीन से बना हुआ सस्ता वस्तु रहता है उसको खरीदारी ज़्यादा करते हैं। ठीक है, औद्योगिक क्रांति, नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ, जैसे पूंजीपति वर्ग और बुर्जुआ वर्ग। ठीक है, पूंजीपति वर्ग जो कंपनी में पैसा लगाएगा, बुर्जुआ वर्ग जो अपनी सारी शक्तियों के साथ वो कंपनी में कार्य करता है सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए, और वो भी पूंजीपति उसका शोषण ही करना चाहते हैं। आगे देखेंगे, उत्पादन में वृद्धि से वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ती है। औद्योगिक क्रांति से नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ, जैसे पूंजीपति वर्ग, बुर्जुआ वर्ग देख लिए थे। बाजार की आवश्यकता के कारण साम्राज्यवाद का विस्तार होता है। साम्राज्यवाद के अंतर्गत वही आएगा, उपनिवेश की स्थापना होता है, बड़े बड़े किसान फर्म की स्थापना होता है, छोटे किसान बेरोजगार हो जाते हैं, उनको मजदूर बना लिया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। समाज के मध्यम वर्ग पर प्रभाव बढ़ता है, और मध्यम वर्ग धीरे धीरे शिक्षित होते हैं, वो जागरूक होते हैं, और बाल श्रम की कुप्रथा व्यापक स्तर पर प्रचलित हो जाती है। बाल श्रम की प्रथा व्यापक स्तर पर प्रचलित हो जाती है। उसके साथ ही साथ
व्यापार होता है, व्यक्ति का व्यापार होता है। भारत से लोगों को मॉरिशस, भारत से लोगों को ये बहामास वाला क्षेत्र में, अफ्रीका वाला क्षेत्र में, म्यांमार वाला क्षेत्र में, इंडोनेशिया वाला क्षेत्र में, सभी जगह काम करने के लिए ले जाया जाता था। ठीक है, चाय बागान में और विभिन्न प्रकार के वो खेतों में काम करने के लिए, फैक्ट्री में काम करने के लिए, खतरनाक काम करने के लिए ले जाया जाता था। तो शहरों में जनसंख्या वृद्धि से आवास की समस्या बढ़ती है और स्लम पद्धति की शुरुआत होती है। स्लम पद्धति क्या है वो एक लाइन में देख लेंगे, आगे देखेंगे तो ठीक है। बैंकिंग एवं मुद्रा का विकास होता है। बैंकिंग प्रणाली क्या है? जो जमा स्वीकार करती है, जमा के साथ साथ वक्त पड़ने पर तो वो ऋण प्रदान करती है ना। जमा स्वीकार का मतलब क्या हुआ? मेरा पैसा ले लिया वो जमा, जब इच्छा करे वो हम वापस मांग ले, वो हुआ जमा स्वीकार करना। ठीक है। औद्योगिकरण ने मजदूर की आजीविका को प्रभावित किया, आजीविका के साथ नष्ट भ्रष्ट उनका कर दिया आजीविका को, है ना। और मजदूरों की आजीविका औद्योगिकपति से प्राप्त वेतन पर निर्भर था। औद्योगिक उद्योगपति जिस प्रकार के वेतन का निर्धारण करते थे, मजदूरों की स्थिति वैसे ही होती चली जाती थी। स्लम पद्धति की शुरुआत होती है। स्लम पद्धति एक डिफिनीशन के तौर पर आता है एग्जाम में, तो बस एक बार सुन लेंगे, 2 से 3 बार वीडियो को सुन लेंगे, मुझे लगता है मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही कवर अप हो जाएगा। तो सुन लीजिए एक बार कि स्लम पद्धति, जब औद्योगिकरण की शुरुआत होती है तो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग नष्ट हो जाते हैं और शहर जो है वो गांव शहर के रूप में बदल जाता है फैक्ट्री की स्थापना से। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के मालिक बेरोजगार हो जाते हैं, वो काम की तलाश में शहर की तरफ बढ़ते हैं और शहर काफ़ी महंगा था और वो कम वेतन में शहर में काम तो कर पाते हैं लेकिन वो वेतन में गुजारा नहीं कर पाते हैं, तब वो शहर से कुछ दूर हट करके झुग्गी झोपड़ी डाल करके रहने लगते हैं, जहाँ रहने में ना ही पानी का व्यवस्था था, ना ही रोशनी का व्यवस्था था। वहाँ रहने वाले लोगों का जीवन नरकीय था और उसी को स्लम पद्धति बोलते हैं। समाप्त हो गया डिफिनीशन के तौर पर, दोबारा रिपीट करके सुन लेंगे, अगर नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा फास्ट बोलते हैं। 1938 में, चलिए इसको रहने देते हैं, ज़्यादा इस पे बहस ना करेंगे। इसमें ऐसे ही एक फैक्ट्री एक्ट है, 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ, ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर है, इसको याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जिसमें कहा गया 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे क्या करेंगे, कारखाने में कार्य करने से वर्जित कर दिया गया। 12 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को टाइम निश्चित कर दिया कि इतना ही देर काम करेंगे। महिलाओं का टाइम निश्चित किया गया, मजदूरों का टाइम का निर्धारण किया गया, उनके छुट्टी का निर्धारण किया गया। समस्या होने पर या फिर कुछ जोखिम भरा कार्य में अगर उनको कुछ दुर्घटना हो जाता है तो उनको दुर्घटना पैसा वगैरह देने का बात किया गया। तो ये सब मजदूर आंदोलन होता है और फैक्ट्री एक्ट में ये सब व्यवस्था लाया जाता है। 1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना होती है और इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित होता है, लाला लाजपत राय द्वारा ये प्रधान बनते हैं इसके, AITUC के, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। लघु उद्योग कुटीर उद्योग की क्या महत्व है और क्या उपयोगिता है? देखिए, इसको रोजगार सृजन करने में सबसे ज्यादा इसका महत्व रहता है। रोजगार सृजन करने में कैसे महत्व रहता है? क्योंकि लघु उद्योग कुटीर उद्योग काफी कम लागत पर बनता है, इस कारण अधिक लोगों को रोजगार देता है और इसमें मशीन का योगदान नहीं होता है ना। और मशीन का योगदान नहीं होगा तो सब हाथ से काम करेगा तो ज्यादा लोगों को रोजगार देगा। अब इसमें और क्या करता है, क्षेत्रीय समानता करने का कार्य करता है। क्षेत्रीय समानता कैसे करने का काम करता है? जैसे किसी क्षेत्र में उद्योग की स्थापना हो, उस क्षेत्र का विकास हो गया, किसी क्षेत्र में उद्योग की स्थापना नहीं हुआ तो वो बिछड़ गया। तो जिस क्षेत्र में उद्योग की स्थापना नहीं हुआ, लघु उद्योग कुटीर उद्योग एक ऑप्शन बनता है कि उस क्षेत्र में भी वो विकास कर सके और समानता ला सके, आर्थिक समानता के रूप में, उद्योग वाला क्षेत्र को और निरुद्योग वाला क्षेत्र को, लघु उद्योग वाला क्षेत्र। देखेंगे, कुटीर उद्योग वस्तुओं के उत्पादन के लिए कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। कुटीर उद्योग में मानव श्रम की आवश्यकता अधिक पड़ती है, अधिक से लोग रोजगार प्राप्त होते हैं और इसमें स्वामित्व किसी व्यक्ति के हाथ में होता है। अभी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ पढ़ देते हैं एक बार। पूंजी के साथ साथ तकनीकी भी इसमें कम इस्तेमाल होता है। टेक्नोलॉजी, जब मशीन का यूज होगा तो टेक्नोलॉजी बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर भाई, छोटा छोटा डिजाइन वाला कपड़ा पर छोटा छोटा डिजाइन बनता है, उसमें कौन सा मशीन का यूज होता है? उसके साथ ही साथ देखते होंगे पूर्वोत्तर राज्य में बांस का डलिया बनता है, बांस का सूप बनता है, बांस का विभिन्न प्रकार का डिजाइन बनता है, शॉल, पश्मीना क्राफ्ट शॉल जम्मू कश्मीर को GI टैग मिला है। फिर उत्तर प्रदेश भारत में दूसरा नंबर पर GI टैग प्राप्त करने वाला राज्य है। वहाँ ढोलक बनता है, ये भी तो हाथ से बनता है। ढोलक के साथ साथ वहाँ एक कागज बनता है डिजाइन के रूप में, वो भी हाथ से बनता है ना। कुछ मिट्टी के बर्तन को भी GI टैग मिला है, वो भी हाथ से बनता है। तो ये सब लघु और कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके साथ ही साथ लघु कुटीर उद्योग में आपका ये आएगा खाद्यान्न उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण में अचार, मुरब्बा, ब्रेड, ये सब का फैक्ट्री आ जाएगा। तो
बड़े शहरों से जनसंख्या के प्रभाव को रोकता है, मतलब जो बड़े शहरों में जनसंख्या जा रहा था उसको रोकेगा, क्योंकि रोजगार अपने घर में ही उसको मिल जाएगा। तो काहे के लिए, रोजगार की तलाश में ही जाता है ना बड़े शहर। उद्योग में अपेक्षा कुटीर उद्योग के स्थान पर कुछ समय ही उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है ना। कुटीर उद्योग, बड़े उद्योग की अपेक्षा कुटीर उद्योग में स्थापना के कुछ समय बाद ही, बड़े उद्योग की स्थापना के में काफी टाइम लगता है और वो काफी बाद प्रोडक्शन देना शुरू करता है और फायदा भी काफी देर बाद उसको दिखता है। हालांकि फायदा उसमें ज्यादा है लेकिन काफी समय लगता है। लेकिन कुटीर उद्योग की स्थापना हुआ, बस उत्पादन देना शुरू हुआ, फायदा दिखना शुरू हो जाता है। कुटीर उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में कृषि जनसंख्या के भार को कम करता है। कृषि के ऑप्शन के तौर पर देख सकते हैं ये कुटीर उद्योग में। इसके विकास के लिए किए गए कुछ कार्य है। कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई बोर्ड निगम को स्थापित की है। अखिल भारतीय कुटीर उद्योग निगम और खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड, लघु उद्योग बोर्ड, ये सब सरकार द्वारा कुछ प्रयास किए गए हैं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। तो इससे बिहार सरकार को थोड़ा सा सबक लेना चाहिए कि जाति 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 न करके तोड़ते रहे। जाति है कि जाति नहीं, तो जाति जनगणना कराने से अच्छा है कि उतना पैसा ये लघु उद्योग कुटीर उद्योग पर खर्च करे, तो हमारा मजदूर जो यूपी और बिहार का मजदूर इधर साउथ इंडिया कमाने जाता है, केरल, तमिलनाडु, गुजरात के फैक्ट्री में, वो जाना कम होगा। तो थोड़ा सा सीखना चाहिए बिहार के नेता को इस सब लघु उद्योग कुटीर उद्योग से। लघु उद्योग को वित्तीय सहायता के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई है। वित्तीय सहायता मतलब पैसा प्रदान करने के लिए, कर्ज देगा जिसके पास नहीं रहेगा, और वो फैक्ट्री की स्थापना के लिए छोटे छोटे। तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगा। लघु उद्योग के विकास के लिए संगठन की स्थापना की जाएगी। लघु उद्योग के करों में छूट जाएगी, कुछ परसेंटेज में टैक्स में भी छूट दिया जाएगा। और वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा भी बहुत योजना चल रहा है ना, प्रधानमंत्री स्किल योजना, प्रधानमंत्री मतलब ढेर सारा कौशल विकास योजना, ये सब चल रहा है, जिसके तहत युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है। किसके लिए, ताकि स्वरोजगार की प्राप्ति हो सके, अपना रोजगार खुद ढूंढे, रोजगार ढूंढने की उनको जरूरत ना पड़े। तो ठीक है, तो लघु उद्योग कुटीर उद्योग वो एक मल्टीपल ऑप्शन हो सकता है रोजगार प्राप्ति को लेकर के। तो ये चैप्टर समाप्त हो चुका है और इसमें ज़्यादा कोई क्वेश्चन आता नहीं है चैप्टर से, बस 2 ही है। औद्योगिकरण क्या है, औद्योगिकरण के कारण क्या था, परिणाम क्या था, फिर असलम पद्धति क्या है, और एक चौथा क्या देख लिए, लघु और कुटीर उद्योग। तो ये 4 पोर्शन था मेरा, चारों पोर्शन कवर हो चुका है। और आई होप अभी तक आपने पूरा वीडियो देखा है, तो वीडियो पूरा समझ में आया होगा। और ऐसे ही अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। और विद्या बांटने से बढ़ती है, तो आप एक काम करेंगे, आप कुछ दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे ताकि वो भी रिवीजन सेशन में शामिल हो जाए और वो भी आगामी एग्जाम में अच्छे से अच्छे परिणाम लेकर के आए। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।